नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी नेट इतिहास का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 27 है। आपकी बार नेट जर पार टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो जर दोस्तों पक्का। हमारे जो साथी हैं उनको स्वागत करते हैं। चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक धनराज चौधरी जी वेलकम, आनंद सागर जी वेलकम, विष्णु जी वेलकम, डी के क्लास जी वेलकम, हर्ष लक्ष्मी जी वेलकम, राहुल जयदेव जी वेलकम, शिवानी जी वेलकम, विष्णु यादव जी वेलकम, ज्योति काजला जी वेलकम, दीपक जी वेलकम, अंशु इंदोरा जी वेलकम, यानी कि नीलम जी, अनिल कुमार यादव जी वेलकम, सेनापति जी वेलकम आपका, सुंदर कुमार जी वेलकम, ज्योत सना महतो जी वेलकम, सैम रफीक जी वेलकम, संतन भास्कर जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम, शोभा कुमारी जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी, मोनिका जी वेलकम, राहुल जयदेव जी और शवर खन्ना जी वेलकम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। हमारा नाम आप जानते होंगे दोस्तों, देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जर 4 नेट पास। हमारा नंबर 8755475312। ठीक है रवि जी वेलकम आपका। दोस्तों आवाज ठीक आ रही है? तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम। रवि जी को नाराज क्यों कर दिया दीपक जी आपने? दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, बढ़िया लेवल के सवाल है आज भी। पहला सवाल आपके सामने, आपको पता होगा 10 सेकंड का समय है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? पहला शिल्पाधिकारम, इलंगो आडिगल, मणिमेखले, त्रुमाजीसी, कुरल, त्रुबल्लुवर और त्रुमदल और त्रुमंगे अलवार। दोस्तों इनको रट लेना। ठीक है, बढ़िया से लेवल के सवाल है। दोस्तों शेयर नहीं करना ये ग्रुप मोड में है, अगर किसी के पास में लिंक गई तो वो देखेंगे जरूर। ठीक है, दोस्तों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो मणिमेखला है। ठीक है, ये लिखिए शीतले सत्यनारायण। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे इसको। ठीक है, एक ये बौद्ध था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है और बाकी सब ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। अहिरोरा, धौली, गिरनार। उपयुक्त स्थानों में कहां पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? निवासेकर जी वेलकम, धनराज चौधरी जी वेलकम। केवल फर्स्ट सेकंड, 2 और 3 या 1 2 3। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये भी दोस्तों। कहाँ कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं? ठीक है, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए इसका। तो दोस्तों सही आंसर है, दूसरे सवाल का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों ही स्थान पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, एरोरा, धौली और गिरनार में। तीसरा सवाल आपके सामने, साहे जी की डेहरी के स्तूप में प्राप्त प्रवेश धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? दोस्तों ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इस पर गौर करना। पहला है ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, शिव और ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र। रोहित जायसवाल जी वेलकम, आरपी मौर्य जी वेलकम,
सुमन जी वेलकम। आपका नाम लिया। समांजुन जी वेलकम। सुमन जी अगर आपको लगता है मैं नाम लिया नहीं लिया तो आई एम सॉरी। दोस्तों तीसरे सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, तो किन किन की है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा और इंद्र की। दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये सवाल आ सकता है आपकी बार। चौथा सवाल है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया था। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि राजाओं का पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। चुपके से क्यों देख रहे हो भाई? राजीव कुमार जी वेलकम। कोई दुमका चोरी मत देखो भाई, देखा देखना तो ठोक के देखो। संजू वर्मा जी वेलकम। बताओ सेनापति जी दबक रहे हैं, बता क्या होगा हमारी सेना का? दोस्तों बताओ, सेनापति जी दबक के देख रहे हैं। शिव कुमार जी वेलकम। बताओ यार, उस जनता का क्या होगा जिसका सेनापति दबक रहा हो? अनिता जी वेलकम, हेमंत शर्मा जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है चौथे सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केवल दोनों ही ठीक है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नवंबर 1930 में, संजीव वर्मा जी वेलकम, नवंबर 1930 में हुई प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। दूसरा, सितंबर दिसंबर 1931 में हुई द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र चुने गए प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। समर खन्ना जी वेलकम। साइमर रफीक जी वेलकम। तो दोस्तों पांचवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ये ठीक है। छठा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चितरंजन दास गैर सरकारी जलियांवाला बाग जांच कमेटी के एक सदस्य थे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। दोस्तों आपको जो भी लगे कि डाउट है, ठीक है, तो या तो आप वीडियो के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, मैं थोड़ा, अब तो ग्रुप मोड में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या दोस्तों ग्रुप में जो है आप सभी को पता होगा, ग्रुप में जो है, ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ही नहीं भाई, देखो किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आप देखो इतने सारे सदस्य हैं, हो सकता है भाई मुझे मैंने कुछ और दूसरी बुक पढ़ी हो सकता है आपने 10 ठीक हो, तो दोस्तों मैं क्यों जिद करूंगा भाई कि मेरा ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों छठे सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छठे सवाल का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सातवां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, सातवाहन काल में गोलिक व हालिक पहला राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। दूसरा, सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे। तीसरा, गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। और चौथा, व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थीं। लक्ष्मी जी वेलकम आपका। दोस्तों वैसे मेरी कोशिश रहती है कि 99% बिल्कुल मैं सही लाऊं, देखो 1% की
देखो हो जाती है दोस्तों। इतिहास आप जानते हैं भाई, कोई इतिहासकार क्या लिखता है, कोई इतिहासकार क्या लिखता है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों मैं ऑथेंटिक की बुकों में से बनाऊं, और आयोग का जो सवाल दोस्तों उसको ही मैं लाऊं। ठीक है। दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर है, गोलिक में हालिक जो थे, तो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थी। ठीक है। आठवां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है वैपुल्य सूत्र के लिए। पहला, जैन दर्शन के सारभूत तत्व हैं। दूसरा, संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्या है। तीसरा, बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। चौथा, पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है। दोस्तों शिक्षण विधि कहती है पढ़ने से अच्छा, ठीक है, सुनना और देखना अच्छा होता है। जो हमारे ग्रुप के सदस्य लगातार हमारे वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है। और जो हमारे वीडियो को लगातार देखें दोस्तों, गारंटी लेता हूँ मैं पास हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों इतने इतिहासकार हैं, इतने जो शिक्षण शास्त्री हैं, उन्होंने बताया है शिक्षण विधियों में कि श्रव्य दृश्य सामग्री दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट तरीका है। दिमाग में देखो दोस्तों, सुनना, देखना, पढ़ना, और दोस्तों कितने जन सेंसर काम करते हैं। ठीक है। तब उसको दिमाग जो कैप्चर कर लेता है, सेव कर लेता है। और जो केवल पढ़ते पढ़ते हैं दोस्तों, एक बार एग्जाम देते हैं दोस्तों, उनका केवल एक ही सेंसर काम करता है। ठीक है। तो आप बेस्ट हो, मैं बता रहा हूँ, बेहतरीन काम कर रहे हो। तो आठवें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। नौवां सवाल आपके सामने, नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदू व मुसलमान किसानों में पूर्ण एकता थी। दूसरा, विद्रोही रैयत का एक प्रमुख नेता हेमचंद्र कर था। तीसरा, विद्रोही रैयत ने एक सुस्पष्ट संगठन तथा अनुशासन बनाए रखा था। कौन सा ठीक है? राहुल सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों नौवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पहला और तीसरा। 10वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आरंभ से ही स्वयं को हिंदू पुनरुत्थान के साथ संबद्ध किया। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्रियाकलाप केवल दक्षिण भारत तक सीमित थे। तीसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने गुहा रहस्यवाद में विश्वास को समर्थन दिया। दोस्तों मैं आपको जो क्लास करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से भी दोस्तों, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैज्ञानिक तरीके से भी। अरे सेनापति जी गुस्सा मत हो भाई, आपको बहुत शांत रहने की जरूरत है। आप दीपक जी को गुस्सा मत करो भाई, ऐसा ना करो। दीपक जी हमारी बहन है। दोस्तों देखो, सेंसर अगर आपके सभी काम करेंगे तो दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं। ठीक है। अफरोज जी वेलकम। सुमन राय जी आपका भी वेलकम है, परंतु आप हमारे बैच में नहीं है।
सिराज मोहम्मद जी, आप हमारे बैच में नहीं है, आपको पास कैसे लिंक पहुंच गई भाई? मीना कुमारी जी वेलकम। दोस्तों 10वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। 11वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रैयतवाड़ी प्रथा में पहला छोटे कृषकों के साथ बंदोबस्त किया जाता था। दूसरा, कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें, जो कि राज्य के लिए एक ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्र किया जाता था। तीसरा, बंदोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीकरण किया जाता था, जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों थोड़ा अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, तब करना। रैयतवाड़ी प्रथा में क्या था? रैयत माने किसान। सुबोध जी वेलकम। दोस्तों वैसे हमारी कुछ किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई भी देख सकता है, परंतु ये हमारे ग्रुप मोड में है वीडियो। और सुमन जी और क्या कहते हैं, सिराज मोहम्मद जी, प्लीज बताएं कि आपके पास में लिंक ये जो है हमारी, वो कैसे पहुंच गई? प्लीज बताएं। वीडियो तब मैं तभी शुरू करूंगा आगे। प्लीज बताएं सुमन जी और सिराज मोहम्मद जी, आपके पास में वीडियो की लिंक कैसे पहुंच गई? प्लीज बताएं किस ग्रुप में हैं आप? सुमन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको हमारी ग्रुप की लिंक किसने शेयर कर दी? ये ग्रुप जो हमारे बैच में है ना, ये उनके लिए चल रही है। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए आप तो। ठीक है दोस्तों, 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 12वां सवाल, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्ट ने सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की। दूसरा, एक्ट द्वारा पृथक बजट मतों पर मतदान की अनुमति दी गई। ग्यारह का ज्योति काजला जी ए था, 11 का ए। तो दोस्तों 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 13वें सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने
जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसने सिपाहियों को सरकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवा की सुविधा वापस ले ली। कौन सा ठीक है? चलो कोई नहीं, अब सब शांत हो जाइए। ठीक है, देखिए आराम से देखिए, कोई बात नहीं। अरे सेनापति जी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं आज। ठीक है, तो दोस्तों 13वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका 13वें का। 14वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, 1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में भी उसी प्राधिकार के प्रयोग में सक्षम बनाया जो वह बंगाल पर प्रयुक्त करता था। दूसरा, 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहित क्षेत्रों पर सम्राट की निसंदेह प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। तीसरा, 1833 के चार्टर एक्ट ने अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने के समस्त अधिकार वापस ले लिए। और चौथा, 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के काउंसिलरों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति को अनावश्यक बना दिया। प्रकाश कलकत्ता जी वेलकम आपका। आप भी हमारे ग्रुप में नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो दोस्तों 14वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है तो ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। 15वां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया क्योंकि मद्रास शासन ने उसकी फ्रांसीसियों व मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दे दी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण दृढ़ करने का प्रयास था। सुमन जी गुस्सा ना हो प्लीज, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से देखिए। मैं तो ये बोल रहा था कि किसने लिंक भेज दी। चलो आपको पहुंच गई तो कोई बात नहीं, देख लीजिए आप, टेंशन ना लो, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों 15वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही यानी कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। 16वां सवाल आपके सामने, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत थी। दूसरा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी। तीसरा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नागरिक व सैन्य शक्तियां दी गई थी।
तो दोस्तों 16वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है। ठीक है, और पहला गलत है। 17वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना तब उसने कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। दूसरा ऑप्शन, 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। तीसरा, बुराइस्म का 10 वर्षीय बंदोबस्त 1790 में स्थायी घोषित कर दिया गया। बबीता श्रीवास्तव जी, वेलकम। तो दोस्तों 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला ठीक है और दूसरा ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1793 में दोस्तों स्थायी किया गया था। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा। आप सभी को पता होगा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कितना था सवाल ये? 18वां सवाल। 18वां सवाल आपके सामने है, आंग्ल मराठा युद्धों के दौरान निम्न में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई थी? पहला, सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि। दूसरा, होलकर के साथ मंदसौर की संधि। तीसरा, बाजरा दुत्ते के साथ पूला की संधि। और चौथा, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो दोस्तों 18वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, होलकर के साथ मंदसौर। दोस्तों ये हुई थी 1818 में। ठीक है, सबसे लास्ट में ये हुई थी इन चारों में से। ठीक है, और सबकी बताऊं दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो पेशवा के साथ दोस्तों पूना की संधि जो हुई थी 1817 में। ठीक है, 1817 में हुई थी। ठीक है, और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव से संधि हुई थी दोस्तों, हुई थी 1803 में। ठीक है, और सिंधिया के साथ ग्वालियर की जो संधि हुई थी दोस्तों वो ही हुई थी 1817 में। ठीक है, कोई दिक्कत? 19वां सवाल आपके सामने, निम्न में से मराठों से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया। दूसरा, पेशवा के पद पर बाजीराव 1720 में आरूढ़ हुआ। तीसरा, मराठों द्वारा राजस्थान, दोआब के कुछ भाग एवं पंजाब पर आधिपत्य का प्रयत्न 1741 में किया गया। और चौथा, मराठा आंदोलन मराठा सरदारों के नेतृत्व में होने वाला एक आंदोलन था। पूनम देवी जी, वेलकम। तो दोस्तों जो सही नहीं है, ठीक है, जो 19वें में जो सही नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया। ठीक है, ये जो है सही नहीं और बाकी सब ठीक है। 20वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एतमाद खान ने जो गुजरात के मोहम्मद शाह तृतीय का एक अमीर था, अकबर को गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण दिया। दूसरा,
जब हकीम मिर्जा की मृत्यु हुई तब काबुल का प्रदेश मुगल साम्राज्य में समाहित कर दिया गया तथा मान सिंह को उसका गवर्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों पेपर आज भी थोड़ा हार्ड है, ठीक है, आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा भाई, क्योंकि दोस्तों ये जो सवाल है थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है, आपको घुमा देगा भाई कि उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अलग 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 दोस्तों 60 सवाल है, 60 तरह के सवाल है, ठीक है। लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है, मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग को घुमाएं। तो दोस्तों 20वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है दोस्तों, केवल दो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पहला मैं बताऊं उसको, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एतमाद खां जो था वो उस समय बंदी था, ठीक है। 21वां सवाल आपके सामने, भारत में जजमानी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मध्यकाल में महाराष्ट्र में ग्रामीण वस्तु निर्माण का अधिकांश भाग उन कारीगर जातियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता था जो कृषक जातियों से सेवार्थी ग्राहक संबंधों से बंधी हुई थी। दूसरा, महाराष्ट्र में गुजरात में जजमानी प्रथा में सामुदायिक कारीगरों के केवल उस प्रकार के ही कार्य नहीं सम्मिलित थे जो सीधे तौर पर कृषि उत्पादन के पूरक थे। तो ये भी नया सवाल है, बढ़िया सवाल है। राहुल जी कहेंगे कहां से लाए सवाल। सही बात है शिवानी जी, बढ़िया। दोस्तों मैं बोल रहा था ना कि आपको मैं ऐसी तैयारी कराऊंगा, ऐसे सवाल लाऊंगा आपके लिए कि आपका दिमाग भी घूमेगा भाई ये कहाँ से है सवाल, क्योंकि दोस्तों सवाल आयोग जो है वो ऐसे ही लेवल होता है आयोग का, ठीक है। भाई मैं आपको वन लाइनर ले आऊं तो क्या फायदा उससे, बताइए दोस्तों। वन लाइनर तो ग्रुप डी वाले होते हैं सवाल, परंतु दोस्तों मजबूरी में लाने पड़ते हैं मुझे वो भी, केवल मैं ज्यादा इच्छा नहीं होती मेरी कि तो वन लाइनर में सवाल लाऊं। तो 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही दोस्तों ये ठीक है, ठीक है। 22वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट में मध्यकाल से संबंधित अधिकारी, सेकंड में विवरण, खूत, अमीर हाजिब, मुहत्सिब और नबी शंदा। सेकंड में राज सभा का प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक, लिपिक और ग्राम अधिकारी। दोस्तों आपको केवल एक या सवा घंटा लगेगा, ठीक है, और आप मानो ये आपके बैच का पेपर है, ठीक है, ये समझे आप, इसलिए मैंने पूछा भाई आपके आपका जो बैच है क्या उसको पब्लिक मोड में चला दें, ठीक है। दोस्तों ये केवल आपकी, क्योंकि हिस्ट्री के बैच में टेस्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि आप दोस्तों आपने बहुत सारे टेस्ट दे लिए, अब आपको एक वैज्ञानिक तरीके से जो है सवाल कराते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी के साथ में आप सभी का आंसर देख रहे हैं, सभी ठीक है, तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। सुन भी रहे हो दोस्तों, देख भी रहे हो और पढ़ भी रहे होंगे, आपके कई सेंसर जो काम कर रहे हैं। दोस्तों 22वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खूत जो था दोस्तों, खूत वो कौन था, ग्राम का अधिकारी था। खूत, मुकद्दम, चौधरी जो तो क्या थे, वो तो ग्राम के अधिकारी थे, ठीक है। और अमीर हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी था। मुहत्सिब दोस्तों आप जानते होंगे, मुहत्सिब कौन था दोस्तों, नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी। और नबी संदा कौन थे, तो लिपिक या क्लर्क। 23, ख्वाजा मंद मीर के हिमायूनामा में अहले मुराद निम्न में से किस एक समुदाय को निर्दिष्ट करता है, राज परिवार एवं अमीर वर्ग, दूसरा विज्ञानों का वर्ग एवं साहित्य वर्ग, तीसरा कारीगर साहूकार एवं कृषक, और चौथा है संगीतकार नर्तक एवं चारण।
धन्यवाद समाजी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे बैच में, ठीक है, सभी जो है टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए मैं टेस्ट के खिलाफ हो गया, क्योंकि टेस्ट सभी नहीं देते हैं। भाई 85 कैंडिडेट हैं और टेस्ट दे रहे हैं 20, यानी कि 65 जो उसका सदस्य हैं वो केवल टेस्ट पीडीएफ में लेना चाहते हैं, और बाकी सब जो है अपना टाइम खराब करते हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों 23वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी। किसको करता है दोस्तों? ऐदर मुराद, संगीतकार, नर्तक एवं चारण। 24वां सवाल आपके सामने, निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? सौदा, जाफर जटली, जरी गनी कश्मीर और मुल्ला दाऊद। निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? दोस्तों सही आंसर है जाफर जटली। 25वां सवाल, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तात्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? मंसूर, सैयद अली, बेहजाद और मिस्किन। दोस्तों 1 अक्टूबर से हम जो है ग्रुप में टेस्ट देंगे। दोस्तों बता देना कौन कौन टेस्ट देना चाहता है। एक नया ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, जो केवल जो टेस्ट देंगे उनके लिए ग्रुप होगा वो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे मैंने अपने ग्रुप में कुछ ऐसे सदस्य ज्वाइन किए हैं जो हमारे पुराने बैच के थे, और जो उन्हें टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों उन्हें टेस्ट से मतलब नहीं है, तो उनको हम टेस्ट भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। कोई बात ना दोस्तों, उनका नुकसान होगा। अगर दोस्तों जिनको भी एक नए बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है, एक नए ग्रुप में ज्वाइन होना है, मुझको भेज देना कि हम टेस्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं उनको लिंक भेजूंगा जो टेस्ट देंगे, ठीक है। आज बनाऊंगा मैं एक ग्रुप नया, और दोस्तों उसमें मैं 1 तारीख से टेस्ट भेजूंगा, ठीक है। ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को पता होगा केवल। दोस्तों 25वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेहजाद। बेहजाद। 26वां सवाल, दिल्ली सल्तनत में इक्ता पद्धति के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, इक्ता क्षेत्रों का एक आवंटन था। दूसरा, निजाम उल मुल्क ने मुक्तियों के कर वसूली तथा उसमें से भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया। तीसरा, इल्तुतमिश तथा उत्तरवर्ती सभी सुल्तानों ने मुक्तियों के एक इक्ता से दूसरे इक्ता में स्थानांतरण की प्रथा को लागू नहीं किया। और चौथा, बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। लाइव टेस्ट तो चलेगा, परंतु वैसे भी टेस्ट चलेगा ऑफलाइन आपके ग्रुप में। राहुल जी टाइम देखो, आप बताओगे सभी लोग, वैसे तो रात के बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है, रात के 9 बजे। अच्छा पेपर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 9-8 दिन में कम से कम मैं सोच रहा हूँ आपको 800 सवाल जो है भेजूं, ठीक है, 800 सवाल। तो दोस्तों 26वें सवाल का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है, ठीक है, और बाकी सब ठीक है। 27वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में बदायूनी, इसामी, मुल्ला दाऊद और कुतबन, ठीक है। सेकंड में है चंदायन, फुतु उल सलातीन, मृगावती और मुंतखाब उल तवारिख। दोस्तों ये ध्यान रहे कि अगर किसी ने नहीं दिया तो दोस्तों उसको ग्रुप से बाहर कर दूंगा मैं। कभी आप कहने लगोगे ग्रुप से बाहर करते, ऐसा बेइज्जती कर दी हमारी।
रात में जो है, ठीक है, रात में ऐसे करना, रात में दूंगा, ठीक है, आराम से जितना समय आप करो आराम से दीजिएगा। अच्छे लेवल के सवाल होंगे दोस्तों, ठीक है, रात को पढ़ना आराम से, बहुत अच्छे लेवल के सवाल होंगे। वो जैसे चल रहा है ना ऐसा एग्जाम, ऐसा ही होगा वो भी। परंतु दोस्तों ध्यान से देखना, समझना कि आपको देना ही होगा 100%। अगर किसी की बस की ना हो दोस्तों, प्लीज हमसे ये मत कहना कि सर आप ग्रुप में ऐड करो। तो 27वें दोस्तों सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बदायूनी मुंतखब उल लुबाब, सॉरी मुंतखब उल तवारिक, ठीक है, इसामी। ऑप्शन नंबर बी फतू उस सलातीन मुल्ला दाऊद चंदायन और कुतबन मृगावती। 28वें सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। तीसरा, साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बरनी तथा इसामी समकालीन थे। तीसरा, महमूद गजनी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी मुझे करना है आपको पास कराने के लिए दोस्तों वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप हो सकता है कोई बुरा मान जाए दोस्तों, मान लीजिए बुरा, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपकी बुराई से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मुझको दोस्तों आपका सर्टिफिकेट दिलाना बस, किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से दोस्तों मुझको मुझको चाहे बुराई दो आप बाद में, परंतु दोस्तों मैं आपको सर्टिफिकेट दिला के ही दम लूंगा बस। मुझको इतना इतना दोस्तों मेरा सपना है, पहला बैच में दोस्तों कम से कम 10 से ऊपर जेआरएफ में करवा के दम लूंगा, ठीक है, ये मेरा सपना है। 28वां दोस्तों सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा जो है गलत है, ठीक है दोस्तों। जयसिंह सिद्धराज नहीं था, वो भीम, आप जानते होंगे भीम, भीम प्रथम और द्वितीय। 29वां सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन से एक कथन को फिरोज तुगलक से संबद्ध नहीं किया जा सकता। पहला, उसने धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि इनाम इदरार को पुनः स्थापित किया। दूसरा, उसने सराय द्वारा अस्वीकृत सभी करों को समाप्त कर दिया। तीसरा, उसने शिक्षकों को दिए जाने वाला अनुदान तथा विद्यार्थी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा दी। और चौथा, उसने खूतों, मुकदमों और चौधरियों को चढ़ाई कर तथा ग्रह कर देने के लिए बाध्य किया। दीपक जी वेलकम आपका। रोहित जी आप भी ज्वाइन हो गए सेनापति से देखे आपने तो दोस्तों सही आंसर 29वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो है वो फिरोज तुगलक से संबंध नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी से है, ठीक है। 30वां सवाल आपके सामने, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया। दोस्तों ये सवाल जो है मैं बता रहा हूँ आ सकता है, एक बार आया था शायद, मैंने काफी दिन पहले एग्जाम दिया था तब ये दोस्तों मैंने देखा था सवाल, ये बहुत ही सवाल है। वॉल्टर रोपर लॉरेंस, ईसी सचाऊ, अल मुकद्दसी और एस ए रहीम। दोस्तों देखो मेरा दिल बड़ा पागल है मैं बताऊं आपको, कभी मन करता है यार पब्लिक मोड में चलाऊं, क्या रखा है दोस्तों, हमारी कंडीशन जैसी है वो। अब दोस्तों क्या बताएं, कभी कभी अरुण जी बिल्कुल सही कहते हैं भाई, सबका भला नहीं कर सकते, जो हमारे ग्रुप में है उनका ही कर दे। अब की बार क्या करें दोस्तों,
एस शेखावत जी, वेलकम आपका। दोस्तों 30वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी कुछ साथियों को इस सवाल के बारे में पता नहीं है अभी, चलो उनको पता चल जाएगा अब। ई सी साउथ, ठीक है। 31वां सवाल दोस्तों, थोड़ा तेज चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेनगुट्टवन जो इम यरबम्बन इमयरम्बन का पुत्र था, यज्ञ हथकर्णी का संकलन था। दूसरा, शिलापदिकारम में सेनगुट्टवन के महाकार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। कौन सा ठीक है? दोस्तों 31वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ठीक है और दूसरा गलत है। 32वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अशोक के 12वें शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख मिलता है। तीसरा दूसरा ऑप्शन, जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। दोस्तों शिलापादी कारण जो है, ठीक है, पांड्य शासक नेदुनजेनियन, वह उसकी शासन व्यवस्था का वर्णन करता है, ठीक है, सैनगुट्टवन नहीं। दोस्तों 32वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा ठीक है, पहला गलत है। 33वां सवाल, कथन ए है, राहुल जी आपकी फेवरेट चीज आ गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारों को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। कारण, तो जब कारण आए तो ध्यान से समझना, कारण के बाद में क्योंकि जरूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि तब बनेगा ये सवाल। पहले कथन को पढ़े, फिर जब कारण पढ़े दोस्तों, उसके कारण से पहले, कारण पढ़ने से पहले क्योंकि बीच में लगाए, क्योंकि अब पढ़ो कारण को। क्योंकि तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। दोस्तों ये कथन है उसका कारण। अगर कथन के कारण सही हुआ तब जो है सही स्पष्टीकरण होता है, और दोनों सही होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ इस बात को। तो बड़े सवाल है। दोस्तों 33वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और आर सही है। 34वां सवाल आपके सामने, कथन ए है, बंगाल का हाजी इलियास फिरोज शाह तुगलक द्वारा पराजित किया गया था, परंतु सुल्तान बंगाल को अपने राज्य में समृद्ध किए बिना दिल्ली वापस लौट आया। कारण, क्योंकि मंगोलों द्वारा उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर सहसा आक्रमण कर दिया गया था। तुम्हारी सेनापति जी, आपकी बड़ी नजर बहुत तेज है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिस नंबर 86 में है। ओ भाई गॉड भाई ये तो बहुत नजर तेज है भाई इनकी तो। सेनापति जी मान गए आपको तो दोस्तों 34वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए ठीक है और आर गलत है। 35, कथन ए है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी का काल
तमिल साहित्य कृतियों का समृद्धि काल था। कारण क्योंकि विजयनगर के शासक तमिल भाषा एवं साहित्य को विशेष वरीयता देते थे। दीपक दीपक जी, आप हमारे ग्रुप में बैच में थे हैं ही नहीं, तो कैसे ऐड करते हैं आपको बताइए। दोस्तों थोड़ा सा टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप सही से समझ सकें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो जल्दबाजी के चक्कर में आपका सवाल में निकल जाए, ठीक है। एक ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 5 सेकंड फालतू मिल रहे हैं आपको। 35वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए गलत है और आर सही है, ठीक है। 36 कथन ए है, अकबर ने अधम खां को उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया। कारण क्योंकि अधम खां ने अपनी विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। ऋषि यादव जी, आप तो हैं ही। ऋषि यादव जी आपके बैच में ही ऐड करेंगे सभी को, ठीक है। तो दोस्तों 36वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संजय कुमार जी क्या कर रहे हो, आपने थोड़ी नहीं पढ़ी इसकी क्या, बताइए। सी लगा रहे हैं। निवास शेखर जी क्या कर रहे हो, रवि जी आप भी। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है भाई। सी 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 हो तुम्हारी का, भाई आपने कहाँ पढ़ लिया है सी। दोस्तों 36वें का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। 37 कथन ए है, मध्यकालीन भारत में पेच का निर्माण लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े को टांका लगाकर किया जाता था, ठीक है। कारण क्योंकि भारतीयों को खराद के काम की तकनीक मालूम नहीं थी। दोस्तों 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका भी ठीक है, फर्स्ट। 38 कथन ए है, आजम शाह ने महाराज से अपनी अनुपस्थिति के दौरान साहू से नर्मदा क्षेत्र का नियंत्रण संभालने की प्रार्थना की। कारण क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि उस क्षेत्र में साहू की उपस्थिति ताराबाई को कमजोर करेगी तथा आजम की अनुपस्थिति के दौरान मुगल अधिकार क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। तो दोस्तों 38वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। आर सही है। 39 कथन ए है, प्लासी के युद्ध के 50 वर्षों के अंदर ही बंगाल की असाधारण समृद्धि का गंभीर ह्रास हो गया। कारण क्योंकि सूती वस्तु के उत्पादन में, जो कि भारत से निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, भारत के अन्य भागों में वृद्धि हुई जबकि बंगाल में इसका ह्रास हुआ।
दोस्तों 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 40वां सवाल आपके सामने। कथन ए है, अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार 1765 में प्रदान किए गए थे, परंतु राजस्व का प्राथमिक संग्रह आरंभ के कुछ वर्षों में भारतीयों के हाथ में था। कारण, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के राजस्व मामलों का समुचित ज्ञान नहीं था। चालीस सवाल सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 41वां सवाल आपके सामने। कथन ए है, स्वदेशी आंदोलन के उत्कर्ष काल में बंगाल में सांप्रदायिक दंगे फूट निकले। कारण, क्योंकि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में बंगाल के मुसलमान कृषक हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोहरत हुए थे। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 42 कथन ए है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग अस्वीकार कर दी। कारण, क्योंकि कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में एक बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी, व मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 43 अब कुछ वन लाइनर सवाल आएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री थे? मुरारजी देसाई, बी के कृष्ण मेनन, टी कृष्णमाचारी और जगजीवन राम। दोस्तों अब हम जो है कुछ सवाल ऐसे शुरू करेंगे 1947 से 1962 तक, 64 तक। ठीक है, ये जो है पीरियड के सवाल कुछ सम्मिलित किए गए हैं इसमें। अब बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति के संबंध है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है ये चीज। ठीक है, आप नहीं पढ़ते होंगे, परंतु दोस्तों मैं आपको सवाल ऐसे दूंगा ताकि आप कुछ एक दो सवाल आए तो दोस्तों छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के कृष्ण मेनन। 44 कथन ए है, यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तथापि योजना अवधि के अंत तक कृषि उत्पादन में नाममात्र की ही बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के लोहे तथा इस्पात संयंत्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। दोस्तों सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही गलत है ये। 45 यद्यपि पहला कथन है, यद्यपि भारत का संविधान भारतवर्ष को राज्यों के संगठन के रूप में व्यक्त करता है, तथापि संघ एवं संघीय जैसे पद संविधान में भारतवर्ष के संदर्भ में कई स्थानों पर प्रयुक्त हैं।
दूसरा, संविधान सभा द्वारा अपनाई गई तथा भारत के संविधान में समाविष्ट प्रथम सूची 3 श्रेणियों के राज्यों एवं क्षेत्रों का उल्लेख करती है, यथा राष्ट्रीय राज्य, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सेकंड वाला जो था दोस्तों वो था द्वितीय ईयर प्लान में, द्वितीय, क्योंकि ये दूसरा जो प्लान था वो था भारी उद्योग का। भारी उद्योग के कारण ही राउरकेला, बोकारो जैसे ये संयंत्र लगाए गए थे। दोस्तों 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केवल एक ठीक है। 46, गांधी जी ने फरवरी 1943 में जब वे जेल में थे 21 दिवसीय अनशन क्यों घोषित किया था? पहला, वे भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों से हिंसक मार्ग का त्याग करवाना चाहते थे। दूसरा, वे हिंदू तथा मुस्लिम पृथकतावादियों पर दबाव डाल रहे थे कि वे फूट डालने वाली नीतियों से दूर रहें और एक संयुक्त भारत के लिए प्रयास करें। तीसरा है, यह उनके द्वारा सरकार को दिया गया जवाब था जो उनसे लगातार भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्त्सना करने को कह रही थी। और चौथा, यह उनकी अहिंसा की नीति का एक अंग था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार पर भारत को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र करने की कांग्रेस की मांग मानने के लिए दबाव डाला जा रहा था। दोस्तों सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर सी। यह उनके द्वारा सरकार को दिया गया जवाब था जो उनसे लगातार भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्त्सना करने को कह रही थी। परंतु दोस्तों उन्होंने वो नहीं माना, बोला कि ये आपका किया हुआ धरा है, मैंने बोल दिया है कि डू या डाई। ठीक है, इसलिए दोस्तों उग्र हो गए थे। 47, कथन ए है, विश्व युद्ध में ब्रिटेन प्रयासों की सहायता के लिए 1918 में तिलक और गांधी जी ने धन तथा मानव साधन जुटाने के लिए गांव का दौरा किया। दूसरा, लखनऊ समझौते द्वारा मुसलमान नेताओं ने कुछ प्रांतों में अति प्रतिनिधित्व के बदले अधिसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। अरे वाह भाई वाह। सेनापति जी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अध्याय नंबर बता दो भाई। सेनापति जी बाइबल पढ़ रहे हो क्या? बाइबल में होता है ये चीज कि भाई इतने पर, इतने पेज पर इतना अध्याय, इतना अंक। क्योंकि दोस्तों हमने जो पढ़ाई की थी वो 5वीं तक वो ईसाइयों का एक स्कूल था, ठीक है, मिशन बेसिक प्राइमरी स्कूल, तो वहां से हमने पढ़ाई की थी 5वीं तक। इसलिए दोस्तों हम जो है आज इंग्लिश में कमजोर है। 6ठी क्लास में हमने दोस्तों इंग्लिश पढ़ी थी। तो 47 का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 48, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, बंबई में S.A. डोंगली द्वारा गांधी एवं लेनिन नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई तथा द सोशलिस्ट नामक प्रथम समाजवादी साप्ताहिक निकाला गया। सेकंड, बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाला तथा बाद में कवि नजरुल इस्लाम के सहयोग से लंगर की स्थापना की। तीसरा, मद्रास में M. सिंगारवेलू ने लेबर किसान गजट की स्थापना की। दोस्तों जो हमारे बैच में नहीं है और हमारे वीडियो देख रहे हैं, कृपया उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो है मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है अनऑथराइज्ड तरीके से वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमारे ग्रुप मोड में चल रही है, हो सकता है आपके पास में लिंक किसी ने भेज दी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे कई साथी देख रहे हैं, सिराज मोहम्मद जी हैं, शेखावत जी हैं। ठीक है, और भी हैं तो दोस्तों हमारे बैच में नहीं है।
अगर आपको लगता है तो ले लीजिए, उसको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आपको लिंक जो है वो नहीं पहुंचेगी, लास्ट मोमेंट है। तो 48 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। 49 कथन ए है, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में शामिल कई मौलिक अधिकार बिना किसी बड़े परिवर्तन के भारत के संविधान में भी उपस्थित थे। दूसरा, 1931 के कराची प्रस्ताव में उल्लिखित कई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के निर्देशात्मक सिद्धांतों में अभिव्यक्ति मिली। तो दोस्तों सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1931 में आर्थिक अधिकार थे, ठीक है। और 50वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मुख्तराज के क्या कर्तव्य थे? पहला, कृषकों की भूमि की पैमाइश करना एवं राज्य को प्राप्त होने वाला कर भाग निर्धारित करना। तीसरा, कृषकों से बकाया भू राजस्व संग्रह करना। तीसरा, भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों को दंडित करना। चौथा, बणिकों एवं व्यापारियों की गुप्तचरी करना तथा राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों 50वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कृषकों से बकाया भू राजस्व संग्रह करना मुक्त खराज का एक काम था। 51 कथन ए है, गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिले हैं। दूसरा, सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी एवं देवताओं से संबद्ध है। तीसरा, तंजावुर का विशाल शिव मंदिर महान राजराजा द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों 51वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ठीक है। 1 ठीक है और 3 ठीक है, ठीक है। 52 विज्ञानेश्वर का मिताक्षर निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? पहला, चिकित्सा पद्धति पर एक शोध प्रबंध। दूसरा, समकालीन रंगशाला का एक प्रतिपादन। तीसरा, हिंदू विधि पर एक टीका। और चौथा, दक्षिण भारतीय संगीत पर एक शोध प्रबंध। तो दोस्तों 52वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 53वां सवाल 53, बेशनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? अंत्यालिड्स, मिनांडर, डेमेट्रियस या हेलिडोरस? बेशनगर विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? 60 क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। दोस्तों जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा सवाल की संख्या बढ़ेगी, ठीक है।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका जी, हिस्ट्री ज्ञान जी, दीपक जी और शांतनु नमस्कार जी, क्या कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात है। समा अंजुम जी, सिराज मोहम्मद जी और ज्योति काजला जी, हिस्ट्री ज्ञान जी, इन्होंने सही आंसर दिया। बस राहुल सिंह ने सही आंसर दिया है। तो क्या कर रहे हो यार, इतना हल्का सवाल है। जब मैं बना रहा था इसको तो मैं सोच रहा था यार ये कंफ्यूज होंगे इसको वाला। दोस्तों दोबारा पढ़िए इसको, 10 सेकेंड और मिलते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है यार, इतना होपलेस मत होइए आप। सवाल देख लो क्या है। बेसनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? दोस्तों हेलिडोरस कौन था? राजदूत था। आप डी 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 लगा रहे हैं भाई, कमाल कर दिया आपने। बताइए कितने होपलेस हो रहे हैं आप। यार ऐसा मत करो भाई, इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, छोटे छोटे सवालों को भूल जाते। दोस्तों मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप छोटे सवाल को भूल जाते हैं, है ना, और आप सोचते हैं कुछ नया हो, नया हो, नया हो। अरे अपना बेस मजबूत करिए। दोस्तों अंतिल्यकिप्स था, ठीक है, ये था शासक, उसका ये राजदूत था हेरोडोरस। दोस्तों इसलिए बनाया सवाल को। 54वां सवाल, गौतमीपुत्र सतकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों से मिलता है। निम्न में से कौन सा एक स्थान पर अभिलेख से संबंधित? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। हाथी गुम्पा, नानाघाट, नासिक और कन्हेरी। भाई ऐसा मत करो यार। समझिए दोस्तों, समझ जरूरी है हर सवाल में। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बी कहां से लगा दिया? दोस्तों आप ये तो देख लो, उसकी माता द्वारा कौन सा लिखा गया था? हाँ नासिक लिखा गया था, ठीक है, नासिक वाला। 55, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकारियों में पुरुषोत्तम पुरोहित था। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधिक स्वामी था। तीसरा, वैदिक कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ थे। रवि जी बी लगा के काट रहे हो है। दीपक कुमार जी हमें जरा पूछता है तभी तो हमें सवाल लाए। दोस्तों ये लगा लो, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ आपको पास कराने के लिए, ठीक है। सवाल दोस्तों मैं कलेक्ट करता हूँ ढंग का सवाल, ठीक है, जो आपको दोस्तों मैं सवाल ऐसा लगता हूँ कि जो मुझको जो है जो मुझको ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छा सवाल था। तो 55वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, केवल फर्स्ट ठीक है 55 का, और बाकी सब गलत है। 56वां सवाल आपके सामने, निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के से संबद्ध विख्यात ब्रसन मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। दोस्तों 56वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। इसमें भी गलत लगा रहे हैं। 57वां सवाल आपके सामने, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र व वरुण। संजय कुमार जी की तो भाई मैं हकीकत में पिटाई करवाऊंगा, ये मानेंगे नहीं संजय कुमार। संजय कुमार जी हैं, और लगाओ प्रिया कल्याणकर जी हैं,
हिस्ट्री ज्ञान जी हैं और ज्योति बब्बर जी भी गलत लगा रही है भाई वाह, दीपक कुमारी जी भी। ओह, लक्ष्मी जी, अरे अपने गोल्ड मेडल का ख्याल कर लो आप। दोस्तों मजा नहीं आ रहा। 57 में सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मित्र व वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 58वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबंध नहीं था? सारनाथ, उरुवेला, राजगृह, सांची। रवि जी उदास मत होइए, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है एग्जाम का लेवल होगा। ठीक है, आप ये समझिए एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर बर्दाश्त है वहां बर्दाश्त नहीं है। ठीक है रवि जी, थोड़ा आराम से, नॉर्मल, डोंट वरी। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सांची। 59वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक शासन अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त। दोस्तों ये बेसिक लेवल के सवाल हैं जिनको आप जो गलत कर रहे हो। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। 60वां सवाल, निम्न में से कौन से एक विकल्प में अशोक स्तंभों में सामान्य रूप से पाए जाने वाला सही लक्षण दिए गए हैं? कांति में पॉलिश, कांति में पॉलिश तथा एकास्म, वर्गाकार आधार तथा अष्टकोणीय आकार। चौथा है कांति में पॉलिश तथा वर्गाकार आधार। दोस्तों फीडबैक सबको देना है। ठीक है, फीडबैक सबको देना है, सबका देखता हूं मैं शाम को कौन कौन से किस किसने फीडबैक नहीं दिया, सभी को देना है फीडबैक। कितने सवाल ठीक हुए आपके? ग्रुप में लिंक पहुंच चुकी है, दोबारा खोलना 5 मिनट बाद लिंक को, ग्रुप की लिंक को दोस्तों दोबारा खोलना। ठीक है, और 5 मिनट बाद में कितने सही हुए आपके और कैसी वीडियो लगी। ठीक है, सभी जो है सभी का फीडबैक आना चाहिए। ठीक, तो 60 में सवाल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांति में पॉलिश तथा एकास्म। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। 6:30 बजे हमारी वीडियो आएगी दूसरी, पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो मिलते हैं 6:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी के नंबर आने चाहिए और सभी का फीडबैक आना चाहिए। ठीक है, मैंने देख लिए सब।